गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू प्रियांश एकेडमी। शुरू करते हैं। हमारा जो करंट अफेयर का सेशन चल रहा था, तो क्या करेंगे हम भाई, इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे और इनको हम कोशिश करेंगे कि हमारे सब्जेक्ट से कहाँ से लिंक हो सकते हैं, और लिंक करने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो क्वेश्चंस जो है ना कहाँ से आ सकते हैं ये देखेंगे, है ना। तो चलो भाई, जो है सेशन को लाइक ज़रूर से कर देना, कमेंट शेयर ज़रूर से करना, और आप लोगों का कोई सजेशंस हो तो वो भी आप मेरे को ज़रूर से डाल देना। आज की पहली न्यूज़ है, पॉलिटी से लिंक करते हैं इसको, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चंस जो है ना यहाँ से पूछा भी गया। ओके, दिल्ली में जो है ना अभी क्या होने वाले हैं, राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। तो दिल्ली में क्या होने वाले हैं, राज्यसभा के चुनाव। कब होने वाले हैं राज्यसभा चुनाव? तो 19 जनवरी को राज्यसभा के चुनाव होंगे। सबसे पहली बात कि सर दिल्ली में जो है ना वो राज्यसभा की सीटें कितनी है, तो देखो 3 सीट जो है ना वो राज्यसभा की रिजर्व है दिल्ली के लिए, ठीक है। और बात करते हैं कि सर ये जो 3 सीटें, यानी किस स्टेट को राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी, सभी को है ना जो है किस राज्य को कितनी सीट मिलेंगी, ये जो है ना वो कौन से अनुसूची में लिखा हुआ है, अनुसूची 4 में। अनुसूची 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ओके, तो अनुसूची 4 में क्या है कि कौन से राज्य को कितनी सीटों का आवंटन होगा, वो कहाँ पे दे रखा है, अनुसूची 4 में दे रखा है। दिल्ली को कितनी सीटें मिली हुई है, 3 सीटें मिली हुई है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ओके, अब आप लोगों के लिए जो ना एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे। आप लोग जिस भी राज्य से बिलोंग करते हो, कोई यूपी से बिलोंग करता है तो यूपी वाला ये बताएगा कि यूपी में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। कोई एचपी से बिलोंग करता है तो एचपी वाला ये बताएगा राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। और कोई राजस्थान से बिलोंग करता है तो राजस्थान वाला भी ये बताएगा कि वहाँ पे आपके स्टेट में कितनी सीटें। ये आप लोगों के लिए जो है ना एक क्वेश्चन है छोटा सा। लोकसभा की बात करूँ मैं, तो लोकसभा की सीटें जो है ना वो दिल्ली में कितनी है, 7 सीटें। अब एक बात आपको याद रखनी है, यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि सर दिल्ली जो है ना वो क्या है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद में भी जो है ना वो यहाँ पे क्या है, राज्यसभा में जो है ना इसको क्या दिया गया है, प्रतिनिधित्व दिया गया है, ठीक है। कि राज्यसभा में क्या है, इसके लिए सीटें रखी है, राज्यसभा में क्या कह सकते हैं अपन, प्रतिनिधित्व दिया गया। छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्या सभी राज्यों को, सभी यूनियन टेरिटरीज को जो है ना प्रतिनिधित्व मिला है क्या? पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताना है, क्या सभी यूनियन टेरिटरीज को है ना राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो आप लोग पहुँच करके हाँ और ना में बताओ, फिर मैं उसके बाद में बताता हूँ। देखो, सभी यूनियन टेरिटरीज को राज्यसभा में क्या है, प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है। किसको नहीं है, सभी को, ठीक है। तो सभी को क्या नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है। सिर्फ उन यूनियन टेरिटरीज को प्रतिनिधित्व है जिनके पास में क्या है, जिनके पास में अपनी क्या है, विधानसभा है। उन यूनियन टेरिटरीज को ही है जिनके पास में क्या है, अपनी विधानसभा। अब आप लोगों के लिए फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन जो है, वीडियो को पॉज करके और ये बताना है कि हमारे पास में कितने से यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें क्या है, विधानसभा। तो सिर्फ उन यूनियन टेरिटरीज को ही है ना राज्यसभा में क्या है, प्रतिनिधित्व है जिनके पास में क्या हो, अपनी विधानसभा। ऐसे अपने पास में कितने यूनियन टेरिटरी है, तो ऐसे अपने पास में 3 यूनियन टेरिटरीज हैं इस टाइम पे। वर्तमान में कितने हैं, 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं हमारे पास में जिनके क्या है, अपनी विधानसभा है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले पुदुचेरी था, सबसे पहले कौन सा था, पांडिचेरी, ठीक है। उसके बाद में कौन बना, उसके बाद में बना दिल्ली। और तीसरा जिसमें आप कंफ्यूज हो वो कौन है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आज के दिन क्या है, यूनियन टेरिटरी है, और वहाँ पे भी क्या है, विधानसभा है, ठीक। अब बात करते हैं कि सर दिल्ली में विधानसभा जो है ना वो कब से बनी है। तो दिल्ली के लिए एक अमेंडमेंट किया था, 69 अमेंडमेंट किया था 1991 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके द्वारा दिल्ली में क्या बनाई गई, विधानसभा बनाई गई, और 70 सदस्यों वाली विधानसभा यहाँ पे रखी गई। अभी वर्तमान में आपको पता ही है कि यहाँ पे किसकी सरकार है, आपकी सरकार है, और केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री है, ये आपको पता ही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना अमेंडमेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। 69 अमेंडमेंट किसके बारे में है, इसके द्वारा दिल्ली में क्या बनाई गई थी, विधानसभा। तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अनुसूची 4 आपको कई बार देखने को मिली है, राज्यसभा की सीटें, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज में कितनी में विधानसभा है, ये इंपॉर्टेंट है। और दिल्ली वाला जो है अमेंडमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और छोटी सी बात कर लेते हैं कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, तो देखो राज्यसभा का जो कार्यकाल की मैं बात करूँ, है ना, तो राज्यसभा का कार्यकाल तो क्या होता है कि राज्यसभा तो कैसा सदन है, स्थायी सदन है। लेकिन देखो कार्यकाल में 2 चीज़ें हैं, एक तो राज्यसभा, तो राज्यसभा का तो कोई कार्यकाल होता ही नहीं है, ये तो क्या है, अस्थायी है। लेकिन राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है, और एक सदस्य का कितना कार्यकाल होता है, 6 साल। एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल। लेकिन अगर राज्यसभा की बात करें तो ये कैसा सदन है, ये हमारा परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है, ठीक है। हमारी पॉलिटी क्लास में इसको और भी ज़्यादा डिटेल्स में देखेंगे, कैसे 6 साल, कैसे 1/3 जो है ना वो मेंबर्स 2 साल बाद में कैसे रिटायर हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक। ओके,
नेक्स्ट जो है ना वो आज की न्यूज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हमारा इसरो आजकल कमाल करता ही जा रहा है। एक और नया कमाल क्या किया गया, अंतरिक्ष के जो है ना इसने सस्ती और स्वच्छ, सस्ती तो ठीक है लेकिन स्वच्छ ऊर्जा बनाकर इसरो ने क्या किया, इतिहास रचा। देखो क्या किया इसरो ने, एक ना इन्होंने बैटरी आधारित यानी फ्यूल सेल जो है ना आधारित है ना ऊर्जा प्रणाली का विकास किया है। ये कैसी है, पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन बैटरी बनेगी और उससे क्या होगी, एनर्जी जनरेट होगी। और इससे अगर एनर्जी जनरेट होती है तो सीधी सीधी सी बात है कि वो एनर्जी कैसे होगी, स्वच्छ एनर्जी होगी। किसके ऊपर आधारित है, छोटी छोटी सी बातें अपने को ध्यान में रखनी है। बिल्कुल इसमें अपने को जो है ना वो रॉकेट साइंस भी नहीं लगानी कि एक चीज़ बहुत डिटेल में जाके देखेंगे। जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम उतना पढ़ेंगे। किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिद्धांत। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सिद्धांत क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें केमिकल होता है और उस केमिकल से क्या बनती है, उससे ऊर्जा जनरेट होती है सीधी सीधी सी। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सिद्धांत कहते हैं। सीधे फ्यूल से ऊर्जा, यानी जो फ्यूल है उसी फ्यूल से क्या बनेगी, सीधे ऊर्जा बनेगी। और जब सीधे फ्यूल से जब ऊर्जा बनेगी तो अवशेष के रूप में वहाँ पे पानी बचेगा। ठीक है, अवशेष के रूप में क्या बचेगा, पानी। और ये पानी बचेगा इसलिए ये क्या है, स्वच्छ जो है ना वो क्या है, ऊर्जा है। ठीक, और डिटेल में बात करते हैं। इसका परीक्षण जो किया गया था ना वो किया गया था PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। यानी हम जो कुछ चीज़ों का परीक्षण जब करते हैं तो परीक्षण करने के लिए हमारे पास में जो यान है उसको क्या कहते हैं अपन, एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल कहते हैं। ये भी ध्यान में रखना। ओके, देखो सस्ती प्रणाली ये क्यों है, स्वच्छ तो इसलिए है कि इसमें क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन यूज किया जा रहा है और हाइड्रोजन यूज करके और सीधी सी क्या बनाई जा रही है, ऊर्जा बनाई जा रही है। और फिर उसके बाद में अवशेष के रूप में क्या बचता है कि कोई धुआं वगैरह तो निकलेगा नहीं, और अवशेष के रूप में क्या निकलेगा यहाँ पे, पानी। और पानी जो है ना वो क्या है, स्वच्छ है। तो इसलिए इसको स्वच्छ ऊर्जा कहते हैं। सस्ती ऊर्जा क्यों है, पहले जो हम बैटरी यूज करते थे उसमें वो लिथियम आयन सेल बैटरी यूज करते थे और उसमें हम करते थे ग्रेफाइट का यूज। उसमें हम किसका यूज करते थे, ग्रेफाइट का एनोड के रूप में यूज करते थे। अब उससे जो एनर्जी जनरेट होती थी वो पर किलोवाट कितनी होती थी, 157 किलोवाट होती थी। अब जब हम हाइड्रोजन सेल यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, हम एनोड के रूप में सिलिकॉन का यूज करेंगे। और सिलिकॉन का यूज करने से जो एनर्जी जो जनरेट होगी ना वो कितनी हो जाएगी, वो 190 जो है ना वोट हो जाएगी पर किलोग्राम। यानी पर किलोग्राम हम सिलिकॉन यूज करेंगे तो उससे कितनी जो है एनर्जी जनरेट होगी, 190। इसलिए आपको कंपेरेटिवली यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, सस्ती जो है ना वो क्या देखने को मिल रही है, ऊर्जा। और स्वच्छ क्यों, ये। ठीक है, ओके, वापस एक बार रिकॉल करते हैं और ध्यान में रखना है कि अपने को क्या ध्यान में रखना है, इतना सा ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सिद्धांत के आधार के ऊपर जो है ना वो क्या बनेगी भाई, जो है रॉकेट वगैरह जब हम भेजेंगे तो इनमें एनर्जी जनरेट होगी और इसके लिए क्या होगा, हाइड्रोजन फ्यूल सेल का यूज किया जाएगा। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। और हम जो परीक्षण करते हैं किसी भी चीज़ का तो उसके लिए हम है ना जो है यूज करते हैं जो रॉकेट, उसका नाम क्या है, एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है। बस ये इतनी सी जैसी बातें जो है ना वो क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, बस ये इतना सा ध्यान में रखना है। इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना कि हाइड्रोजन सेल में क्या प्रयोग किया जाएगा, सिलिकॉन का जो है ना प्रयोग किया जाएगा एनोड के रूप में, जिससे एनर्जी ज़्यादा जनरेट होती है। नेक्स्ट न्यूज है, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। और RS का एग्जाम अगर किसी ने देखा होगा, पेपर देखा होगा, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। ठीक है, ऐसी चीज़ें न्यूज है ना कम डिस्कस करते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना तो फिर पता ही नहीं चलता कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। लेकिन कई बार हमें क्या देखना चाहिए, हमें पुराने क्वेश्चन पेपर जरूर से देखने चाहिए, हर एक स्टेट के क्वेश्चन पेपर जरूर से देखने चाहिए। उससे हमें ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ जो है ना पूछी जा सकती है। ओके, तो अभी एक एक्सपो हो रहा है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑटोमोबाइल एक्सपो भी कहते हैं। इसका जो फेमस नाम जो है वो क्या है, ऑटोमोबाइल एक्सपो, और इसका वैसे नाम क्या है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024। कौन आयोजन कराता है इसका, तो इसका आयोजन कराता है सियाम। सियाम का क्या मतलब है, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। इसने हाल ही में देखो भारत की स्थिति क्या है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है ये, दिल्ली में। कहाँ पे हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। और जो ये स्थिति है वो अभी जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत क्या है, ऑटोमोबाइल का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। कौन सा बाजार है, तीसरा सबसे बड़ा बाजार। और हम क्या करते हैं, जितना हम जो है ना क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, यानी कि जितने यहाँ पे जो है ना वो क्या करते हैं, हम बनाते हैं, उसमें से 14% क्या कर देते हैं, निर्यात भी करते हैं। यानी हम जो कार वगैरह जो ऑटोमोबाइल बनाते हैं उसका क्या करते हैं, निर्यात भी करते हैं 14%। हमने इसी टारगेट को बढ़ाकर 2030 के लिए क्या रखा है, 50%। यानी कि हम जितना उत्पादन करेंगे उसको हम क्या करेंगे, निर्यात भी करेंगे और 50%। क्या याद रखना अब यहाँ पे, अब बात करते हैं। कई बार हम न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम ये भूल जाते हैं कि इसमें याद क्या रखना है। देखो याद क्या रखना है कि ऑटोमोबाइल एक्सपो कहाँ पे हुआ है, दिल्ली में। दूसरी बात कि ऑटोमोबाइल में भारत का स्थान कौन सा है, तीसरा स्थान है। बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक इसका टारगेट याद रख लेना
कि जो है हमारा टारगेट क्या है, 2030 तक हम क्या करेंगे, हमारे निर्यात को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और 14% से निर्यात बढ़ाकर कितना करना चाहते हैं, 50% चाहते हैं। 3 चीज़ें जो है ना अपने को छोटे छोटे से याद रखनी है। RS में यहीं से क्वेश्चन आया था ऑटोमोबाइल वाला, और यही पूछा था कि भारत कौन सा बाजार है, और उसमें क्या लिखा था, भारत कौन सा बाजार है भाई, भारत का प्रथम स्थान है। जो स्टेटमेंट क्या था, बिल्कुल इनकरेक्ट था। ठीक, ओके। अब है ना आज की नई न्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूज है काफ़ी, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। देखो विदेशी मुद्रा भंडार जो ना वो कभी जो ना क्या होता रहता है, इंक्रीज हो जाता है और कभी ना घटता रहता है। ये न्यूज है ना आप बहुत बार पढ़ते रहते हो। तो ये एक्यूरेट डेटा 632 अरब आज के दिन है, तो ये तो अपने को याद रखना नहीं है, ये अपने को याद नहीं रखना है। अपने को देखो क्या याद रखना है, सबसे पहली बात कि सर इस विदेशी मुद्रा भंडार में जो है ना हम किस चीज़ को शामिल करते हैं, तो 4 चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। सबसे पहले तो विदेशी मुद्रा संपत्ति, यानी जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास में है उसको शामिल करते हैं। उसके बाद में दूसरा हमारे पास में गोल्ड कितना है, तो देखो ये भी इंक्रीज हुआ है, ये भी इंक्रीज हुआ है कि हमारे पास में जो गोल्ड है, RBI के पास में जो गोल्ड रखा जाता है उसको काउंट करते हैं। तीसरा हम काउंट करते हैं विशेष आहरण अधिकार, SDR, ठीक है, इसके बारे में आप जानते ही हो, SDR। और उसके बाद में IMF के पास में आर्थिक स्थिति, यानी हमने जो है हम क्या करते हैं, हम हमारा कुछ फंड जो है ना किसको देते हैं, IMF को देते हैं। तो IMF को जो हमने पैसे दे रखे हैं, ठीक है, RC दे रखे हैं, वो भी ना इसमें काउंट होता है। तो ये चारों चीज़ें काउंट होती है, बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि विदेशी मुद्रा भंडार में किसको शामिल किया जाता है। देखो ये तीनों चीज़ें तो क्या होती है कि ये तीनों चीज़ें तो बड़ी है, ये दोनों बड़े हैं, लेकिन हमारा IMF के साथ में जो आरक्षित है वो क्या है, वो घटा है। तो आपको बस सिर्फ ये एक फैक्ट याद रखना है, किस में कमी आई है, IMF के साथ में आरक्षित जो स्थिति है उसमें कमी आई है, ये जो है इसमें शामिल किया गया है। इसी से संबंधित UPSC ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, वो क्वेश्चन भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। देखो इसमें फ़ायदे और क्या है कि ना कि विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है, किसी देश का केंद्रीय बैंक रखता है। जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है वो कौन रखता है, किसी देश का जो भी होता है वो केंद्रीय बैंक रखता है। और मोस्टली इसको ना US डॉलर में रखते हैं। किस में रखते हैं, US डॉलर में। क्यों रखते हैं US डॉलर में, क्योंकि इसको एक्सचेंज करना आसान है और एक्सेप्टेबल है कि हम किसी भी देश को देंगे तो वो क्या कर लेगा, वो जल्दी से इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद में ये अवमूल्यन के समय जो है वित्तीय सहायता प्रदान करता है, विदेशी निवेश को आकर्षित करता है, मतलब विदेश निवेश को आकर्षित कौन करता है। उसके बाद में है कि देश में विदेशी दायित्व और देनदारियों को पूरा करने में मदद करता है। केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा की आपूर्ति बाजार को स्थिर बनाती है, और ये अच्छी छवि तो बनाता ही है। आपको पता है कि जितना हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज होगा वो क्या करेगा, अच्छी छवि हमारी बनाएगा। तो ये इसके क्या फ़ायदे हैं। अब जो मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, और किसने क्वेश्चन पूछा है, UPSC ने ये पूछा है। कई बार स्टेट एग्जाम भी ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, आपको इसका आंसर करना है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जो है ना वो शामिल है। ऑप्शन फर्स्ट है, इसमें कई सारी चीज़ें, विदेशी मुद्रा संपत्ति, विशेष आहरण अधिकार SDR और विदेशी ऋण। विदेशी मुद्रा संपत्ति RBI SDR में सोने की अवस्थिति, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, विश्व बैंक और SDR से ऋण। तो ये 4 ऑप्शन है। अब आपको बताना कि इनमें से कौन सा जो है ना वो सही है, ठीक है, ओके। इसके बाद में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो है ना एक बढ़िया आर्टिकल आया रखा था आज, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अभी बार बार जो है ना वो क्या होता है कि कई सारे जैसे इंस्टीट्यूशन है, जैसे IMF, उसके बाद में वर्ल्ड बैंक है, RBI है, हमारा सांख्यिकी संगठन है, ये सब क्या करते हैं कि बार बार जो ना क्या निकालते हैं, जो है एक अनुमान निकालते हैं किसका, कि जो इकोनॉमिकली जो है ना हमारी ग्रोथ जो है ना, GDP की जो ग्रोथ रेट है ना वो कितनी है, इसके ऊपर कई बार क्या निकालते हैं, अपना अनुमान निकालते हैं। ऐसा ही अनुमान जो है ना वो 2023 के वित्त वर्ष के लिए जो है ना वो बार बार लगाया जा रहा था कि 2023-24 में कितनी हमारी जो है ना ग्रोथ रही है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अब, ठीक, ओके। हमारे जो सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन जो मंत्रालय है उसने कहा है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है ना वो कितनी रहने वाली है, वो 7.3 रहने वाली है। किस ईयर के लिए, 2023-24 के चालू वित्त वर्ष के लिए कितनी रहने वाली है, 7.3। जबकि RBI ने इससे पहले अनुमान लगाया था, RBI ने कितना अनुमान लगाया था, 7.0। दोनों के ही याद रखने हैं आपको। नियर बाई जो भी एग्जाम होगा ना उसमें ज़रूर से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने तो कितना बताया और RBI ने अपनी ग्रोथ रेट जो है ना वो कितनी बताई है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय क्या कहता है कि वित्त वर्ष में हमारी जो ग्रोथ रेट है ना वो 7.3 से बढ़ेगी, ठीक। और ये जो है ना अनुमान दिए हैं और उसने किसके, जो है फर्स्ट जो 3 तिमाही जो है 12 मंथ वित्त वर्ष को कहते हैं, और उसके बाद में तिमाही, यानी पहला जो है ना तिमाही, उसके बाद में 3 महीने का जो है ना काउंट करते हैं उसको पहली तिमाही, उसके बाद में दूसरी तिमाही, उसके बाद में तीसरी। तो इनके जो है ना क्या दे रखें, डेटा दे रखें कि पहली तिमाही में हमारी जो है कितनी थी, 7.8 थी, उसके बाद में जो है ना 7.6 थी, और इन 6 महीनों का अगर काउंट किया जाए तो कितना था हमारा, 7.7 था। इन दोनों का एवरेज निकाल के और क्या दिखाया है, 7.7 था। तो ये अपने को ध्यान में रखना है।
ये डेटा आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा ध्यान में रखना कि आरबीआई ने तो 7.0 बताया है और कार्यक्रम और किरण मंत्रालय जो है उसने कितना बताया 7.3। इसी के साथ में एक और जो है ना हमारे लिए जो है ना वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो यूएन है, यूएन ने भी जो है ना अब आगे वाले वर्ष में ना हमारी ग्रोथ रेट क्या रहने वाली है उसके बारे में अनुमान लगाया और ऐसे कहा है कि हमारी जो ग्रोथ रेट है ना 2024 में वो कितनी रहेगी 6.20 रहेगी। और ये जो है ना क्या रहेगी सबसे ज़्यादा, यानी कि विश्व में अगर सबसे ज़्यादा जो है ना किसी की रहेगी तो अब इसको क्या कह सकते हैं कि विश्व में जो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट रहेगी ना वो किसकी रहेगी, वो रहेगी भारत की। और कितनी रहने वाली है 6.2। ये इंपॉर्टेंट है। किसने कहा ऐसा यूएन ने कहा है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के लिहाज से। और यूपीएससी का जब आप पेपर देखते हो तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही मिलते हैं। अभी देखो बीपीएससी का एग्जाम चल रहा है मेंस का, और कल वाला पेपर मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर में से आए। जैसे हमने एक दिन डिस्कस किया था संथाल विद्रोह, ठीक है, बस इसको करंट से लिंक किया था। इसी तरह से हमने बात की थी चंपारण की, और इसी तरह से हमने एक दिन बात करी थी प्रस्तावना की। तो ये सब जो है ना हमने जब भी 4-5 दिन पहले डिस्कस किया था, और बीपीएससी के कल वाले परसों वाले पेपर में आए हैं। ठीक है, कल हुआ था पेपर बीपीएससी का, आज भी है, तो कल ही पेपर में कई सारे क्वेश्चंस आए हैं जो हमने करंट अफेयर में डिस्कशन करें। मैं आपको वो पेपर भी जो है ना दिखाऊंगा नेक्स्ट वाले सेशन में। ओके, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पॉलिटिक्स से जो है लिंक होती है। प्रिंस ऑफ अकॉर्ड है, ठीक है, उनको जो खिताब दे रखा है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक नोटिस भेजा है। ठीक है, तो प्रिंस ऑफ अकॉर्ड है और सुप्रीम कोर्ट ने उनको नोटिस भेजा। देखो कहाँ से ये चीज़ लिंक होती है, सीधी ना ये कहाँ से लिंक होती है, हमारे फंडामेंटल राइट से। ये न्यूज़ है ना कहाँ से लिंक होती है, हमारे फंडामेंटल राइट से लिंक होती है। इसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो इन प्रिंस को ना क्या दे रखा है, एक तो खिताब दे रखा था। तो ये बात आती है कि एक तो इनको क्या दे रखी है, उपाधि, टाइटल, और दूसरा जो है ना इनको क्या दे रखा है, प्रिवी पर्स। दोनों पे बात करते हैं। तो देखो उपाधि तो आप जानते हो, टाइटल, यानी किसी भी राजा वगैरह को ना जो है उपाधि वगैरह देना। जैसे इनको उपाधि दे रखी है प्रिंस ऑफ अकॉर्ड, ये इनकी क्या है, टाइटल है। हिंदी में बात करूँ तो क्या है, उपाधि है। तो इस तरह की उपाधियों का जो ना वो क्या कर दिया गया था, इनको समाप्त कर दिया गया था। इस तरह की सारी जितनी भी उपाधियाँ थी उनको क्या कर दिया गया था, समाप्त। और समाप्त जो है ना वो कब किया गया था, हमारा जब संविधान लागू हुआ तो उसमें एक आर्टिकल था अनुच्छेद 18, और उस अनुच्छेद 18 में क्या कहा, उपाधियों की समाप्ति, अबॉलिशन ऑफ द ओल्ड टाइटल्स, यानी जितने भी टाइटल्स थे, जितनी भी उपाधियाँ थी ना, उनको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया था आर्टिकल 18 से। और उसमें सिर्फ ये कहा गया था, इसमें दो अपवाद रखे थे कि ना एक तो ना शिक्षा से संबंधित उपाधि ले सकते हैं हम, और दूसरी कौन सी लग सकते हैं, सैन्य उपाधियाँ। ठीक है, कर्नल, जनरल, एडमिरल, ये उपाधियाँ रख सकते हैं। तो बस दो ही तरह की ना क्या रख सकते हैं, उपाधि रख सकते हैं। बाकी की सारी की सारी क्या कर सकते हैं, उपाधियाँ खत्म होगी। तो आपको एक तो ये याद रखना है कि उपाधियों की समाप्ति जो है ना वो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 18 में। अब आते हैं प्रिवी पर्स पे। ये प्रिवी पर्स क्या था, तो जब हमारे देश में आज़ाद हो रहा था तो कई सारी रियासतें थी। उस टाइम क्या थी, कई सारी रियासतें। उन रियासतों को में क्या होते थे, राजा होते थे, और उनको भारत में मिलाना था। तो उनको क्या कहा गया कि हम जो है ना आपको क्या देंगे, इन राजाओं को क्या देने की बात कही गई कि हम आपको क्या देंगे, पेंशन देंगे। यानी कि आप हमारी रियासत, आप भारत में शामिल हो रहे हो, और उसके बाद में हम आपको क्या देंगे, पेंशन देंगे। उस पेंशन को क्या कहा गया था, प्रिवी पर्स कहा गया था, जो राजाओं को, रियासतों के राजाओं को मिलती थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ, इस प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। इस प्रिवी पर्स को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। किसने समाप्त किया था, हमारी जो है ना प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और उसके लिए एक अमेंडमेंट किया, 26वां अमेंडमेंट किया। कब किया था, 1971 में। बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन है ये भी आप ध्यान में रखना। तो इस संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपने दो चीज़ें देखी यहाँ पे कि सर एक तो ये उपाधि, टाइटल्स, और एक प्रिवी पर्स, जो देखा जाए तो उसी टाइम पे ख़त्म हो चुके हैं। कब खत्म हो चुके हैं, ये तो कब खत्म हो चुके हैं, 1950 में, जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ उसी टाइम। और प्रिवी पर्स जो थे ना वो कब समाप्त हो चुके हैं, 1971 में, जैसे ही ये ना अमेंडमेंट किया, 26वां अमेंडमेंट किया। लेकिन जो प्रिंस ऑफ अकॉर्ड हैं उनको दोनों चीज़ें ही मिल रही है अभी भी, कि अभी तक भी उनको क्या मिल रहा है, अभी तक भी उनको पेंशन मिल रही थी। ये जो पेंशन है ये अभी तक उनको मिल रही थी। ऐसे कह रहे हैं कि लगभग ना 1.5 लाख रुपए के आसपास में इनको ना हर साल क्या मिलती, ये पेंशन मिल रही थी। और इनकी उपाधि तो इनको मिली हुई है, प्रिंस ऑफ अकॉर्ड, इसीलिए तो इनको क्या कहा गया, प्रिंस ऑफ अकॉर्ड कहा गया है। ठीक है, तो इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने, एक हाई कोर्ट में मैटर चल रहा था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना ये मैटर जो है ना नोटिस दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी भी आप क्या दे रहे हो, किसी को उपाधि दे रहे हो, प्रिवी पर्स दे रहे हो, जबकि प्रिवी पर्स तो क्या हुआ था, 1971 में ही क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। ये था हमारा आज का सेशन। ठीक है, और आज हम यहीं जो है ना वो क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
तो लाइक ज़रूर से करें, शेयर ज़रूर से करें। ओके।